सबसे पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कश्मीर की, जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। ये बतौर गृह मंत्री भी अमित शाह का पहला कश्मीर दौरा है। अमित शाह 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। 23 अक्टूबर को वो श्रीनगर में और 24-25 अक्टूबर को जम्मू में रहेंगे। अमित शाह का यह दौरा केंद्र सरकार के उस कार्यक्रम का हिस्सा है जिसके तहत 70 केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में चल रही परियोजनाओं और अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए विकास कार्यों की समीक्षा करना है। अपने पहले जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट की भी समीक्षा करेंगे। साथ ही श्रीनगर में 23 अक्टूबर को सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों से उनकी सिक्योरिटी मीटिंग भी है। अमित शाह का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा कई मायनों में अहम है, खासकर तब जब जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी नागरिक आतंकवादियों के निशाने पर है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? 6 अगस्त 2019 जब संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐलान किया। अब 2 साल 2 महीने बाद पहली बार अमित शाह जब 370 मुक्त जम्मू कश्मीर में पधारेंगे तो बतौर केंद्रीय गृह मंत्री ये उनका पहला जम्मू कश्मीर दौरा होगा। अपने 3 दिन के कार्यक्रम के लिए अमित शाह 23 अक्टूबर को श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां वो श्रीनगर हवाई अड्डे पर शारजाह श्रीनगर की पहली फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह श्रीनगर में कई विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वो श्रीनगर के SKICC में सुरक्षा हालात की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। श्रीनगर में डल लेक के किनारे पर बना ये SKICC सेंटर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है। अमित शाह यहां पर आके हाई लेवल मीटिंग करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस से मिलेंगे, अपना आउटरीच प्रोग्राम भी करेंगे। अब तक के हिसाब से 70 मंत्री आए हैं सेंटर की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, और ये जो विजिट है सबसे अहम रहेगा। हम इस वक्त हैं SKICC में और आज तक आपको सीधी तस्वीरें पहली बार दिखा रहा है, जहां पे हम बताएंगे कि किस तरह से तैयारी चल रही है। और सिक्योरिटी तो बिल्कुल चौकस रहेगी ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर एक मैसेज जो जाएगा कि किस तरह से गृह मंत्री यहां पर आए हैं, और एक स्ट्रांग मैसेज पाकिस्तान को भी है। अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादी घटनाओं में तेजी आई है। आतंकवादियों ने गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम नागरिकों पर हमले किए हैं। अमित शाह आतंकी हमलों में मारे गए निर्दोष नागरिकों के परिवारों से भी मुलाकात कर सकते हैं। अमित शाह के दौरे का एक बड़ा मकसद पाकिस्तान को मैसेज देना भी है। अमित शाह का जो ये जम्मू कश्मीर दौरा है वो उस समय पे है जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी हुई है। कश्मीर घाटी में हमने देखा है हाल फिलहाल के दिनों में किस प्रकार से प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया है। साथ ही में अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समाज के लोगों को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। तो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के बारे में कई अहम बैठकें होंगी, सुरक्षा की समीक्षा होगी। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा जो है बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। खबर तो ये भी है कि अमित शाह जम्मू कश्मीर में एक सर्वदलीय बैठक करने के भी इच्छुक थे, लेकिन कश्मीर में विरोधी राजनीतिक दलों ने ऐसी किसी भी बैठक में शामिल होने के लिए अपनी अनिच्छा प्रकट कर दी। फारूक अब्दुल्ला ने तो अमित शाह की विजिट से पहले ही कश्मीरी आवाम को भड़काने वाले बयान दे दिए हैं। ये जो हिंदू और मुसलमान में एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस दीवार को तोड़ना है, क्योंकि ये नफरत जो है यही सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है जिससे ये इलेक्शन जीतते हैं। पिछला इलेक्शन भी जीता गया, बालाकोट। क्या लाइन बदल गई? क्या हमने कोई हिस्सा हिंदू पाकिस्तान से वापस लिया? वो लाइन तो वहीं पर खड़ी है, अपना ही जहाज वहां गिराया। तो क्या मिला? हाँ, बीजेपी की हुकूमत आई। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग
नफरत फैला रहे हैं और आपके जम्मू में कर रहे हैं। जो 47 में जो कांड यहाँ जम्मू के इलाकों में हुआ वो उसी की वजह से नफरत बढ़ती रही। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं जो हुकूमत करते हैं दिल्ली में, खबरदार रहें। हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे, इनको रुका नहीं सकते। उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, अमित शाह अपने दौरे पर विरोधियों को भी जवाब देंगे, लेकिन श्रीनगर में नहीं बल्कि जम्मू में, जहां वो 24 अक्टूबर को एक रैली को संबोधित करेंगे। हम हृदय से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का और जम्मू कश्मीर आगमन पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया और एक विशाल जनसभा यहाँ होने जा रही है। भले ही धारा 370 खत्म होने और अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे में 2 साल से ज्यादा का अंतर हो, लेकिन अमित शाह का ये दौरा एक मैसेज जरूर होगा, राजनीतिक विरोधियों को भी, देश विरोधियों को भी और देश के दुश्मनों को भी। सबकी नजर तो ये होगी कि गृह मंत्री अमित शाह जो कि पहली बार आ रहे हैं 370 के हटने के बाद, बड़ी बात यह है कि क्या संदेश लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह के वो रिव्यू मीटिंग लेंगे, सारे सुरक्षा बल के जो चीफ्स हैं यहाँ पर हैं, डीजी सीआरपीएफ और एनआईए हैं यहाँ पे, एनएसजी, बीएसएफ, क्योंकि यूनिफाइड कमांड की मीटिंग होनी है। लेकिन क्या संदेश लेकर आएंगे वो अपने आप पे है, लेकिन सुरक्षा बलों के लिए अपनी तरह से चुनौती है। और आप देख सकते हैं किस कंजंक्शन में सीआरपीएफ है शार्प शूटर्स के साथ, और बाकी जगह पे जो डिप्लॉयमेंट है, तालमेल में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने अपना रोल डिवाइड भी किया हुआ और एक साथ काम भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ कमलजीत संधू, डल लेक, श्रीनगर। तो गृह मंत्री अमित शाह का जो कश्मीर दौरा होना है, उसका मेन फोकस वहां के विकास कार्यों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा है। इस पर पूरे देश की नजरें हैं, लेकिन अमित शाह के दौरे पर आतंकवादियों की भी बुरी नजर हो सकती है, जिसे देखते हुए अमित शाह के दौरे के लिए श्रीनगर और आसपास के इलाकों में जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर रखने का इंतजाम किया गया है। आज तक की टीमें श्रीनगर में मौजूद हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लेंगे। उससे पहले आज तक की टीम ने श्रीनगर की एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। 15 दिन में 12 गैर कश्मीरी नागरिकों की हत्या। आतंकवादियों के नॉन स्टॉप एनकाउंटर। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर हाई लेवल बैठकें करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह अब खुद कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, जिसके लिए पूरी घाटी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में जांच और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। सैकड़ों दोपहिया वाहनों को जब्त किया गया है। आतंकी अलर्ट को देखते हुए श्रीनगर और पुलवामा के लगभग 15 इलाकों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। डल झील के आसपास के इलाकों में 23 से 25 अक्टूबर तक आम नागरिकों की एंट्री बंद रहेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस इसे आतंकी घटनाएं रोकने के लिए रूटीन बता रही है। यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस का यही प्रयास है कि गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे, जिसके लिए चप्पे चप्पे पर न सिर्फ सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, बल्कि कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित रहेंगी। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि ये सुरक्षा उपाय हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुई सिविलियन किलिंग्स के बाद किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं गृह मंत्री का दौरा भी इस सुरक्षा व्यवस्था और अलर्ट को लेकर देखा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर थीं, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पूरे श्रीनगर को छावनी में बदल दिया गया है। अकेले श्रीनगर में डल झील से लेकर महत्वपूर्ण सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, जिसके लिए अर्धसैनिक बलों की 20 से 25 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। जगह जगह शार्प शूटर्स तैनात किए गए हैं। डल झील में सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात हैं और ये सब हो रहा है अमित शाह के दौरे के मद्देनजर।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है SKICC, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह का फंक्शन होगा। बंकर भी देख सकते हैं, साथ में आप देख सकते हैं ये है पेट्रोलिंग बोट CRPF की, लगातार यहां पे गश्त लगाती हुई पानी पर। आप अंदर जितनी सिक्योरिटी देख रहे हैं उससे ज्यादा सिक्योरिटी आप बाहर देखेंगे, क्योंकि ये डल का इलाका है। 15 किलोमीटर की तो रोड है, लेकिन 20 किलोमीटर का जो ये पूरा इलाका है जहां पर ये एरिया पड़ता है, तो अपने आप में VIP विजिट के लिए इसको सिक्योर किया गया है। एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे CRPF की वहां पे डिप्लॉयमेंट है। जम्मू कश्मीर पुलिस, उनकी जो शिकाराज हैं और उस पे जो डिप्लॉयमेंट है, शार्प शूटर्स हैं, वो वहां पर हैं। आप देख सकते हैं अंदर जिस तरह से लगातार काम चल रहा है, लास्ट मिनट जिसे कहते हैं वर्क चल रहा है। सर, किस तरह से तैयारी की जा रही है? बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने देखा हाल फिलहाल में काफी आतंकी घटनाएं हुई। हाँ जी, एक बड़ी चुनौती है CRPF के लिए, बट इसको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग पूरा सक्षम है। JK पुलिस के साथ पूरी पेट्रोलिंग, ये शोर लाइन एरिया है, उसको हम शोर लाइन भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इंटीरियर लेक्स को भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय पेट्रोलिंग। हमारे पास 7 बोट्स तो हमारे अपना पेट्रोलिंग मोटर बाइक्स है, और इसके अलावा शिकारा बोट्स भी हमारे पास। पूरे सिटी को हम लोगों ने ड्रोन ग्रिड में बांटा हुआ है, और वो सारे हॉट स्पॉट्स और खासकर ऐसे जहां पे एंटिसिपेटेड है उन लोकेशन पे हमारी नजर CCTV कैमरा, हमारे PTZ कैमरा और ड्रोन के थ्रू है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इस बार हमने पहली बार ये स्टेप लिया है, पूरे सिटी में हमने स्नाइपर्स बहुत ही क्लोज, और ये लोकेशंस डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, तमाम लोकेशंस पे स्नाइपर को हमने तैनात किया है। किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटीज को देखकर भागते हुए को हम लोग चेस करके दूर से उसको मार सकते हैं। इस तरह के कई और मेजर्स लिए गए हैं। श्रीनगर में ये बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्री के दौरे को लेकर तो है ही, लेकिन कई ऐसे इंतजाम हैं जो स्थायी हैं, यानी अमित शाह के जाने के बाद भी कायम रहेंगे। जैसे कि ये ड्रोन ग्रिड है, जो तीसरी आंख बनकर आसमान से श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। श्रीनगर में पहली बार ड्रोन कैमरों के जरिए सिक्योरिटी कवर को मजबूती देने की शुरुआत हुई है। भारतीय सुरक्षा बलों के पास अब एक और एडिशनल हथियार है, एक तीसरी आंख है, और वो ड्रोन्स के जरिए आता है। पिछले कुछ समय से इनका चलन काफी बढ़ गया है, क्योंकि ग्राउंड पे फोर्सेस हैं, लेकिन एक फोर्स बूस्टर के नाम पर आप देख सकते हैं अलग अलग साइजेस के ये जो ड्रोन्स हैं ये डिप्लॉयमेंट में लगाए गए हैं सेंसिटिव जोन में, उन इलाकों में जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और बेसिकली माइनॉरिटीज को एक सपोर्ट देने के लिए ये करने से माइनॉरिटी को एक कॉन्फिडेंस आता है सरकार पे और सिक्योरिटी फोर्सेस पे, इसलिए यह किया जाता है। और ये ड्रोन ग्रिड हमने पूरे श्रीनगर को बना रखा हूँ एज पर द डायरेक्ट DG JNK और श्रीनगर की अपना CRPF के डायरेक्शंस पे, इन कंजक्शन विद द पुलिस और CRPF मिलके 15 ऐसे इलाका है जिसको हम कवर करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के लिए श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी अलर्ट है, लेकिन एक अलर्ट और भी है। ये अलर्ट है अमित शाह के कश्मीर दौरे पर खराब मौसम के अटैक का। महत्वपूर्ण यह भी है कि जिस अंदाज से मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में खासतौर से शनिवार और रविवार को मौसम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, उस बीच मौसम के असर से कहीं न कहीं गृह मंत्री के दौरे पर भी कई असरात पड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके अनुसार शनिवार और रविवार को पूरे कश्मीर में जबरदस्त बारिशों के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। खबरदार में अब उस बड़े सवाल का विश्लेषण कि क्या बांग्लादेश का संविधान अब इस्लाम से दूरी बनाने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि पिछले हफ्ते नवरात्रि और उसके बाद के 3-4 दिनों में बांग्लादेश के हिंदू विरोधी दंगों के बीच यह सवाल क्यों खड़ा हुआ। इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए यह समझना जरूरी है कि नवरात्र के दौरान लगभग पूरे बांग्लादेश में फैले हिंदू विरोधी दंगे किस तरह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थे। 13 अक्टूबर को कोमिला के दुर्गा पंडाल में कुरान रखे जाने के बाद हिंदू विरोधी दंगे भड़के, लेकिन इस कुरान को रखने वाले का नाम इकबाल हुसैन है और CCTV फुटेज के आधार पर न सिर्फ उसकी पहचान हुई बल्कि पूरी करतूत सामने आ गई। इकबाल हुसैन को कॉक्स बाजार से गिरफ्तार किया गया। CCTV फुटेज में इकबाल हुसैन कुरान के साथ संदिग्ध तौर पर आगे बढ़ता दिखाई देता है। उसी CCTV फुटेज में वो गदा लेकर भी घूमता दिखता है। इकबाल हुसैन ने पूजा पंडाल में कुरान रखी, लेकिन दूसरी CCTV फुटेज से यह भी साफ हुआ कि उसे 2 अन्य लोगों ने स्थानीय मस्जिद से कुरान की यह कॉपी दी थी। पंडाल में रखी गई कुरान सऊदी अरब में छपी थी।
13 अक्टूबर को जब कोमिला में ये खबर फैली कि कुरान का अपमान हुआ है, तो सबसे पहले कोमिला में ही हिंदू विरोधी दंगे फैले। इसके बाद ढाका, फेनी, किशोरगंज, चांदपुर जैसी जगहों पर मंदिरों और पूजा मंडपों पर हमले हुए और अगले 3-4 दिनों में 23 जिलों में हिंदू विरोधी घटनाएं दर्ज हुई। दंगों की चपेट में नोआखाली का इस्कॉन मंदिर भी आया। इन हमलों में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों हिंदुओं के घर, दर्जनों मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। जब बांग्लादेश हिंदू विरोधी दंगों की आग में जल रहा था, उसी बीच बांग्लादेश की सरकार के मंत्री मुराद हसन ने उस प्रतिज्ञा को दोहरा दिया जिसके अनुसार 1972 के बांग्लादेश के संविधान को बहाल करना है। 1972 का संविधान बांग्लादेश को सेक्युलर बांग्लादेश घोषित करता है और इस बात से कट्टरपंथी चौकन्ने। सवाल यह है कि बांग्लादेश के संविधान के इस्लाम से दूरी बनाने की बात क्यों आगे बढ़ रही है और वहां के कट्टरपंथी इससे डरते क्यों हैं? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और वहां पर हो रहे हर बड़े बदलाव के बारे में हम सबको पता होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ उत्पात एक प्लानिंग के जरिए भड़काया गया। कुमिल्ला में पूजा मंडप में कुरान रखने वाला इकबाल हुसैन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया जा चुका है। इकबाल हुसैन के कुछ अन्य सीसीटीवी फुटेज के जरिए दंगों के स्क्रिप्ट राइटर की साजिश सामने आ चुकी है। लेकिन दंगों की इस पूरी पटकथा से जब समूचे बांग्लादेश के बचे कुचे हिंदू आतंकित हैं, तो एक नई बहस छिड़ चुकी है। क्या बांग्लादेश फिर से सेकुलर देश बने? क्या 1972 का वो संविधान जिसे बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान ने लागू किया था, जिसके तहत बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, उसे फिर से बहाल करने की जरूरत है? इस बहस को छेड़ा है बांग्लादेश के सूचना मंत्री मुराद हसन के बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को 1972 के संविधान की ओर जाना होगा और संसद में इस संबंध में बिल लाया जाएगा। इस्लाम धर्म हमारा इस्लाम हमारा राष्ट्रीय धर्म नहीं है, हम इसमें यकीन नहीं रखते। 1972 के संविधान में ही हम वापस जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में। और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई विरोध करें। ऐसा कोई प्रतिपक्ष है, जो लोग विरोध करेंगे वो विरोध करने के लिए ही करते हैं, जैसे बैरिस्टर फरहाना, हारून साहब और भी कई हैं। इस्लाम पवित्र धर्म है, जमात की तरह। तब इसका जवाब हमारी प्रधानमंत्री अच्छे से देंगी और हम भी इसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं संसद में। मुराद हसन ने यह बयान 14 अक्टूबर को दिया था, यानी बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगों की शुरुआत के अगले दिन। पिछले हफ्ते एक के बाद एक हुए हिंदू विरोधी दंगों की आंच में इस बयान पर एकदम से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन अब जब दंगे थमे हैं, तो इस्लामिक गुटों ने बांग्लादेश को सेकुलर बनाने की किसी योजना पर अंजाम भुगत लेने की धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश के ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं, इसलिए उसे मुस्लिम देश बनाया गया था। लेकिन साथ ही दूसरे धर्मों के लोगों को भी यहाँ अधिकार है। लेकिन अगर इसे धर्मनिरपेक्ष देश नहीं बनाया गया तो ये सही नहीं होगा। सेकुलर बांग्लादेश का विचार न सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथियों, इस्लामिक राजनीति करने वाले बांग्लादेश के विपक्ष, बल्कि खुद शेख हसीना की अवामी लीग के कई नेताओं को नहीं सुहाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बात मुराद हसन ने हवा में अपनी तरफ से उछाल दी हो। शेख हसीना 2009 से लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और उस वर्ष वो 1972 के संविधान की बहाली का वादा कर सत्ता में आई थी। 2011 में शेख हसीना सरकार ने बांग्लादेश के संविधान में संशोधन कर समान अधिकार और सभी धर्मों के लोगों को सम्मान की संवैधानिक गारंटी को मजबूती दी, लेकिन इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म बनाए रखा। हालांकि शेख हसीना सरकार ने बाद के वर्षों में इस्लामिक गुटों की मांग पर स्कूली पाठ्यक्रमों में बदलाव जैसे फैसले तो लिए, लेकिन अब उनकी सरकार के एक मंत्री का सेकुलर बांग्लादेश का मुद्दा छेड़ देना अहम है। राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान जो संविधान 72 में लिखकर गए हैं, वही संविधान रहेगा। जियाउर रहमान और मार्शल लॉ लगाने वाले तानाशाह का इतिहास मिल चुका है, अदालत ने उन्हें मिटा दिया है। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। बांग्लादेश असांप्रदायिक देश है।
बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने, इस मुद्दे का असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रह सकता। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगों के बीच छिड़ी बहस को बड़े नजरिए से देखना होगा, क्योंकि हाल में दक्षिण एशिया में तालिबान की सत्ता आई है और पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हैं और सेकुलर देश भारत के लिए दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को बनाए रखना अहम है। 1972 में बांग्लादेश एक पहला राज्य था जो दक्षिण एशिया में सेक्युलर कहलाया गया और उसके बाद भारत ने अपने संविधान में संशोधन ला करके सेक्युलर बनाया। ऐसे वक्त जब बांग्लादेश दोबारा कह रहा है कि वो एक सेक्युलर संविधान के वापस जाएगा, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंज देखा जाएगा, खासकर दक्षिण एशिया में, जहां पे अब जिस प्रकार से एक कट्टरपंथी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ऐसे माहौल में अगर बांग्लादेश भारत के जैसे सेक्युलर राज्य बनता है तो वाकई मुझे लगता है एक नई दिशा मिलेगी। बांग्लादेश के इतिहास में शांति बड़ी मुश्किल से आती रही है। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न आम बात रही है। पहले पाकिस्तान के हाथों और फिर कट्टरपंथियों के दबाव में वहां हिंदुओं की आबादी लगातार घटी है। हिंदुओं के उत्पीड़न की वजह से 22% हिंदू घटकर 2010 की जनगणना में सिर्फ 10% रह गए। हालांकि बांग्लादेश के सांख्यिकी विभाग के मुताबिक अवामी लीग के शासन के बीते एक दशक में हिंदू बढ़कर 12% हुए हैं। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ पिछले हफ्ते जैसी सुनियोजित साजिशें कोई नई बात नहीं है। पहले भी हिंदुओं को दंगों में आतंकित किया गया है और इसी की प्रतिक्रिया में सेकुलर बांग्लादेश का विचार भी मजबूत बना रहा है। ढाका से शहीदुल हसन खोकोन के साथ आज तक ब्यूरो। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगों की लंबी लिस्ट है। 1975 से सैन्य शासन के 2 दशकों के दौरान और फिर बीएनपी और जमाते इस्लामी की गठबंधन सरकारों के दौरान हिंदुओं पर बहुत जुल्म हुआ। बांग्लादेश में मौजूदा शेख हसीना की सरकार की निकटता भारत से अन्य सरकारों के मुकाबले अधिक है और शेख हसीना के पास शेख मुजीबुर रहमान की विरासत होने की वजह से हिंदुओं के लिए हालात बेहतर होने का दावा किया जाता रहा है। लेकिन जिस तरह पिछले हफ्ते बांग्लादेश में दंगे हुए या 5 साल पहले बांग्लादेश के नासिर नगर में जिस तरह हिंदू विरोधी दंगे हुए थे, यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का दबदबा समय गुजरने के साथ कम नहीं हुआ। वहां कट्टरपंथियों का बोलबाला है, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष देश था। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली और मुक्ति युद्ध के बाद बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष पहचान बनी। 1972 में बांग्लादेश को सेक्युलर घोषित किया गया। शेख मुजीबुर रहमान ने नए संविधान में सभी धर्मों को समानता दिलाई, लेकिन 1975 में बांग्लादेश में खूनी तख्ता पलट के बाद शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकतर सदस्यों की हत्या कर दी गई। 1975 में सैन्य शासक मार्शल लॉ लेकर आए और लेफ्टिनेंट जनरल जियाउर रहमान ने संविधान की धर्मनिरपेक्ष आत्मा को कुचलने वाले बदलाव कर दिए। 1988 में सैन्य शासक HM इरशाद ने बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया था। हालांकि इसमें एक और कोण समझने वाली चीज है, वो ये कि ये साल जो है वो स्वर्णिम विजय वर्ष का भी है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस तरीके से हिंदुस्तान तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहा था, ये साल उस दौर के जश्न का भी है और मुमकिन है पाकिस्तान, जो कि उस युद्ध की शर्मनाक हार को भूल नहीं पाता, वो भूलने के लिए इस तरह की साजिशों को अंजाम देता है। पर उसे हिंदुस्तान भूलने भी नहीं देगा। बांग्लादेश की जो आवाम है, जो इस बात को समझती है कि किस दमनकारी राज से निकलकर उन्हें अपनी पहचान दी गई थी, इसीलिए हम वंदे मातरम सीरीज आपके लिए एक बार फिर लेकर आए हैं। पहले एपिसोड में हमने लोंगेवाला की कहानी दिखाई थी और जो दूसरा एपिसोड कल रात 10 बजे आप देखेंगे, उसमें सिलहट की लड़ाई की कहानी आपको दिखाएंगे।
किसी भी देश के लिए सबसे बड़े अपमान की बात यह होती है कि उसके देश का झंडा उल्टा लगाया जाए, लेकिन पाकिस्तान को यह अपमान बार बार सहना पड़ा। 1971 के युद्ध में अलग अलग मोर्चों पर जिस तरीके से गोरखा वीरता का सामना उन्हें करना पड़ा था, 45 गोरखा राइफल्स ने जिस तरह से उन्हें परास्त किया था, और एक नहीं बल्कि कई कई सोवेनिर्स उन्होंने हासिल किए थे। ये देखिए, कभी इस पर बहुत शान से सिलहट में गैरिसन कमांडर बैठा करते होंगे, लेकिन ये पीकॉक कुर्सी जिसे कहा जाता था, वो आज यहां पर उनके अपमान की कहानी कह रही है। सर, अगर मैं खासकर उन मेमोरेबिलिया की बात करूं, उन चीजों की बात करूं जो आप लोग कैप्चर करके लाते हैं, ये कितनी बड़ी विक्ट्री और ये कितना बड़ा अपमान दुश्मन के लिए? आप किसी भी भारतीय सेना के पलटन से अगर पूछेंगे तो वॉर ट्रॉफी एक सबसे उच्च दर्जे का एक उस पलटन का प्रदर्शन के बारे में दर्शाता है। तो जब सिलहट की लड़ाई हुई, न केवल जो हमारे दुश्मन का फ्लैग था, इसके अलावा उनके 31 पंजाब की जो बटालियन थी, वो फ्लैग ओरिजिनल जब हमने कैप्चर किया, वो आज हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हमने दिया है, ताकि स्टूडेंट्स को इंस्पायर करें। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे आपने खुद ही बोला, पीकॉक चेयर जिस पर सिलहट के गैरिसन कमांडर स्वयं बैठते थे, जब हमने समर्पण लिया तो साथ में ये पीकॉक चेयर आज हमारे क्वार्टर गार्ड में एक बहुत ही उच्च दर्जे का स्थान लेती है। और सर, ये सारी चीजें ले लेते हैं फिर सरेंडर में? ये जैसे आप देख रहे हैं, ये बैटन है, ये उनके ब्रिगेड कमांडर साहब का है। उसके अलावा हिज रैंक्स, हिज रिबन्स, रैंक्स भी सरेंडर में ले लिया जाता है। सरेंडर सेरेमनी में जो दुश्मन के कमांडर होते हैं, they are supposed to give away all their ranks, they are supposed to give away their baton। ये एक सेरेमनी होती है जो कि एक ऑफिशियल सेरेमनी होती है, और जिसमें हमने उनके कमांडर, सिलहट गैरिसन के कमांडर से ये सारे उनके सोवेनियर्स हमने। किसी भी सोल्जर के लिए, लेट अलोन अ कमांडर, किसी भी सोल्जर के लिए इससे ज्यादा अपमान की बात तो हो नहीं सकती है। बिल्कुल, कि नो डाउट इन दैट। उनके शोल्डर की शोभा कभी बढ़ाते होंगे, ये उनके रैंक्स, उनके देश का झंडा। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो 16 दिसंबर पर जब पाकिस्तान ने हम पर जब आत्मसमर्पण का न्योता दिया, तो न केवल उनके सैनिक, उनके ऑफिसर्स, उनके कमांडर्स, सब ने अपने बैटन्स, अपने रैंक्स, अपने रिबन्स हमारे सामने समर्पित किए। तो मुमकिन है वो कट्टरपंथी बांग्लादेश में पाकिस्तान की उस हार के दर्द को थोड़ा सा कम करने के लिए ये कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान के उस हार के दर्द को ताजा रखने के लिए आप ये एपिसोड जरूर देखिए कल रात 10 बजे। अगली खबर का रुख करते हैं। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के भविष्य का फैसला आने वाले समय में चंकी अनन्या पांडे के जवाबों से तय होगा। कल लगभग 2 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी और आज 4 घंटे तक एनसीबी ने अनन्या पांडे से सवाल जवाब किए। एनसीबी सूत्रों के अनुसार अनन्या से एनसीबी जो पूछताछ कर रही है उसका आधार है अनन्या और आर्यन के बीच 2018-19 के दौरान 3 तारीखों पर हुई व्हाट्सएप चैट, और इन्हीं चैट्स को लेकर ड्रग्स के लेन देन का शक है। अब तक 2 दिन में कुल मिलाकर 6 घंटे की पूछताछ हुई है। आगे सोमवार को फिर से एनसीबी ने अनन्या को पूछताछ के लिए बुलाया है। यानी आर्यन और अनन्या दोनों स्टार किड्स के जो सितारे इस समय गर्दिश में है और एनसीबी की मुट्ठी में। फुल स्पीड में दौड़ रही अर्थव्यवस्था के रास्ते में महंगाई ब्रेकर बनने को तैयार है। पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी ने आम लोगों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। आमदनी पर चली इस कैंची के असर से इस बार दीपावली पर लोगों ने खर्च घटाने का मन बना लिया है। यानी इकोनॉमी को इससे जोर का झटका लग सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगले साल तक कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार निकल जाएगा। यानी पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की और बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे में इस महंगाई से परेशान आम जनता इस बार दिवाली पर अपना खर्च घटाने की योजना बना रही है। यहाँ तक कि रोजमर्रा के खर्चों में तो कोरोना में कमाई गंवाने वालों ने कटौती शुरू भी कर दी है। हालांकि अभी तक खर्च घटाने के संकेत केवल उन सामानों के मामले में देखने को मिल रहे हैं जिनकी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग पहले दिवाली पर ड्राई फ्रूट्स के 5 बॉक्स खरीदते थे, वो अब 1 डब्बा खरीदने पर विचार कर रहे हैं। इसकी वजह ड्राई फ्रूट की बढ़ती कीमतें और लोगों की घटती आमदनी है।
जानकारों का भी मानना है कि ज्यादा महंगे आइटम्स खरीदने से लोग इस बार परहेज कर रहे हैं। पेट्रोल आए दिन दाम बढ़ रहे हैं। अभी तरोई ली हमने 40 रुपए किलो, तब 20 रुपए किलो की चीज 40 रुपए में खरीद रहे हैं। लौकी 10-15 रुपए किलो होनी चाहिए, 25-30 रुपए किलो आएगी। टमाटर तो इतना महंगा है 100 रुपए में, पहले तो फिर भी 30-35। आप सोचो मिडिल क्लास फैमिली कैसे लेगी, आप सोचो ना। टमाटर भी 80 रुपए किलो बिक रहा है, अब लिया नहीं, वापस जा रहा है। क्यों? पहले 30 रुपए बिक रहा था 15 दिन पहले, एकदम से रेट बढ़ गए हैं। दिवाली भारत में हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है और इस पर हर सामान में जमकर खर्च करने वाले लोग इस बार अपना बजट घटाने में जुटे हैं। कंज्यूमर गुड्स की शॉपिंग के लिहाज से तो दिवाली सबसे खास मौका होता है, लेकिन इस बार इस मार्केट में भी रौनक नहीं है। काफी लोगों ने इस त्योहारी सीजन में टीवी और ज्वेलरी जैसी बिग टिकट खरीदारी को टाल दिया है। ऐसे में कोरोना संकट से उभरती अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर इससे असर पड़ सकता है। इस महंगाई की बड़ी वजह पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, जो एक साल में 35% तक बढ़ गई हैं। कुकिंग गैस के भाव में भी 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। छोटे कारोबारियों का कहना है कि पेट्रोल और कुकिंग गैस के बढ़ते दाम के चलते उनकी कमाई प्री कोविड स्तर से 30% तक कम है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस वजह से देश के 3/4 लोगों पर असर पड़ने की आशंका है। रसोई पर इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर हुआ है। पहले जहां लोग हफ्ते में कई बार घर पर या बाहर से मंगाकर स्पेशल खाना खाते थे, उसे अब घटाकर हफ्ते में 1 दिन तक सीमित कर दिया गया है। यानी जिस खपत की ताकत पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था दौड़ती है और अभी रिकवर हो रही है, उसमें महंगाई बड़ी मुश्किल बनने का खतरा पैदा कर रही है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।